नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है अकबर की राजपूत नीति। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा करूं, एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और जो वीडियो बनती हैं उनको लाइक भी किया करें और उन पर कमेंट भी किया करें। तो आइए आज शुरू करते हैं चर्चा हम अकबर की राजपूत नीति का। राजपूत योद्धाओं का वर्ग था। राजपूतों का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजपूत आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति, मध्यकालीन भारतीय राजनीति के आधार स्तंभ थे। दे वेयर बैकबोन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मध्यकाल में भारत पर शासन करने वाले प्रमुख शासकों की सफलता में राजपूतों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। मुग़ल सम्राटों का राजपूतों से बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध था। यहाँ तक कि जो अकबर के पूर्ववर्ती शासक थे उनके भी राजपूतों के साथ अच्छे संबंध थे। कुछ आधुनिक खोजों से इस बात की पुष्टि होती है। अब जैसे वीर भानुदेव काव्यम का एक श्लोक है जो इस बात की पुष्टि करता है कि बाबर और हुमायूं तथा राजपूतों के बीच में भाईचारा विद्यमान था। श्री वीर भानुदेव काव्यम का श्लोक है कि श्री वीर सिंहस्य यथा बभूव सुभ्रातृभावः सह बाबरेण क्षूणीश्वरेणेव तथैव तेन श्री भानुरपि बंधु भावः। तो इस श्लोक में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, यह कहा गया है कि बाबर के साथ श्री वीर सिंह का जो है वो अच्छा संबंध था। इसी तरह से हुमायूं के साथ भी जो है उनका बहुत अच्छा संबंध था। तो अकबर ने इस तथ्य को भली भांति समझा कि राजपूत ही भारतीय राजनीति के आधार स्तंभ हैं और बिना उनके सहयोग एवं समर्थन के भारत के ऊपर शासन करना संभव नहीं है। सफलतापूर्वक शासन करना संभव नहीं है, बल्कि बहुत कठिन है। तो उसने राजपूतों के प्रति एक व्यवस्थित नीति अपनाई और यही राजपूत आगे चल कर के उसके सभी बड़े अभियानों में उसके सहायक बने और उनका अकबर की विजयों में बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वह गुजरात की विजय हो, चाहे वह दक्षिण की विजय हो, चाहे उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों की विजय हो, चाहे मध्य भारत में कोई विजय हो, हर जगह राजपूतों ने उसका साथ दिया। यदि अकबर की राजपूत नीति के उद्देश्यों की ओर ध्यान दिया जाए तो कई कारण समझ में आते हैं। अकबर ने एक राष्ट्र की कल्पना कर रखी थी और सुव्यवस्थित राष्ट्र के संचालन के लिए वहाँ के देशवासियों के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। यदि देशवासियों का सहयोग न हो तो देश एक सैन्य प्रशासन बनकर रह जाता है। अब जैसे आप दिल्ली सल्तनत काल में देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत काल में देशवासियों का सहयोग लेने की कोशिश नहीं की गई। राजवंश पर राजवंश बदलते रहे, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राजपूतों को अपनी ओर मिलाया जाए। तो राजपूतों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार अकबर की मानवीयता की भावना से भी प्रेरित था, ऐसा कहा जा सकता है। अकबर एक उदार और प्रजापालक शासक था और उसने राजपूतों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। किंतु अकबर की उदारता को लेकर के आजकल इतिहासकारों में एक बहस छिड़ी हुई है। अब जैसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के डॉक्टर इक़्तिदार आलम खान का मत है कि अकबर का राजपूतों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास जो है वो मानवीयता की भावना से प्रेरित नहीं था जितना कि व्यावहारिक आवश्यकता से। और राजपूतों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार अकबर का एक कूटनीतिक कदम था। तो हम इस तरह से ये देखते हैं कि डॉक्टर खान, इक़्तिदार आलम खान के अनुसार राजा और प्रजा के बीच में मानवीयता के संबंध नहीं होते हैं, बल्कि यह संबंध व्यक्तिगत स्वार्थों
और उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। और उनके अनुसार, डॉक्टर खान के अनुसार, मुग़ल अमीरों के दो वर्ग थे, एक ईरानी वर्ग था और एक तुरानी वर्ग था। तो ईरानी शिया थे और तुरानी सुन्नी थे, जिनमें बहुत अधिक आपसी वैमनस्य था। तो अकबर ने राजपूत दरबारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही मजबूत कह लें गुट बना दिया, जिससे कि दरबार का जो शक्ति संतुलन था वो एक समान हो गया और सम्राट की समस्या का भी समाधान हो गया। तो यह अकबर का एक बहुत ही कूटनीतिक और व्यवहारिक कदम था, जिससे कि उसने मुग़ल दरबार में जो गुट थे, चाहे वो ईरानी हो अथवा तुरानी हो, उनके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। इसके अलावा राजपूतों का एक पैरेलल, जिसे कहते हैं समानांतर गुट बना करके जो है उसने उलेमा वर्ग के ऊपर भी नकेल कसने का प्रयास किया। अकबर का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि राजपूताना दक्षिण का सिंह द्वार था और दक्षिणी राज्यों पर सफल आधिपत्य करने के लिए पहले राजपूतों पर अधिकार करना आवश्यक था। गुजरात के बंदरगाहों पर जाने वाले सभी मार्ग राजपूताना से होकर के जाया करते थे और उन व्यावसायिक मार्गों के सुचारू संचालन के लिए राजपूतों को अपनी ओर मिलाना आवश्यक था, या राजपूताना पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना अकबर के लिए आवश्यक था, या उसकी एक व्यवहारिक आवश्यकता थी। तो इन सब कारणों से राजपूताने पर अधिकार करना अकबर के लिए एक तार्किक आवश्यकता भी थी, और यही कारण था कि उसने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। अकबर ने सर्वप्रथम राजपूतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने अधिकार में करना चाहा, लेकिन जिन राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके प्रति अकबर ने आक्रामक नीति भी अपनाई। तो हम बातचीत करते हैं कि राजपूताने में जो है वो किस तरह के राजपूत शासक थे उन दिनों अकबर के समय में। तो हम उन राजपूत शासकों को तीन अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वो राजपूत राज्य थे जिन्होंने बिना किसी संघर्ष के ही मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरी श्रेणी में वो राजपूत राज्य आते थे जिन्होंने थोड़े बहुत संघर्ष के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार की। और तीसरी श्रेणी में वो राज्य थे जिन्होंने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो प्रथम श्रेणी के राज्यों की अगर हम बात करें, जिन्होंने बिना किसी संघर्ष के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो इनमें आमेर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे राज्य आते हैं। आमेर का राजा भारमल सबसे पहला भारतीय राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसने सन 1562 ईस्वी में अकबर को अपना सम्राट मानकर अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया, और यह विवाह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था। इसने राजपूतों और मुग़लों के बीच वैवाहिक संबंध का मार्ग खोल दिया। अकबर ने भारमल के पुत्र राजा भगवान दास और उसके पौत्र मान सिंह को अपनी सेना में ले लिया। राजा मान सिंह तो बाद में आगे चल कर के अकबर के बड़े महत्वपूर्ण सेना नायक भी बने और उन्होंने अकबर के लिए बहुत सारी विजयें की। तो आमेर के इन कछवाहा राजपूतों का मुग़ल सम्राटों के साथ बड़ा ही आत्मीय संबंध स्थापित हो गया, और इन राजाओं ने हर परिस्थिति में, चाहे वो जैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो खराब हो, हर परिस्थिति में अकबर का साथ दिया। और साथ ही साथ राज्य का प्रश्रय पा करके आमेर, जो कि एक बहुत छोटा सा राज्य था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बन गया और राजपूताने की राजनीति में उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो गया। इसी तरह से बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के शासक हर्राज ने थोड़े समय बाद अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। वास्तव में 1570 ईस्वी में अकबर ने राजपूत शासकों की एक सभा बुलाई थी और उसी सभा में उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उनका मुग़लों के साथ फिर कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ।
अब हम दूसरी श्रेणी के राज्यों की बात करें। दूसरी श्रेणी के राज्यों में ओरछा, बांसवाला, बूंदी इत्यादि राज्य आते हैं और इन्होंने कुछ संघर्ष के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार की। अब जैसे जोधपुर के शासक मालदेव का प्रारंभ में अकबर के साथ थोड़ा संघर्ष हुआ और परंतु उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का एक संघर्ष हुआ वहाँ पे जोधपुर में, और उत्तराधिकार के संघर्ष में मालदेव के एक पुत्र राम सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी तरह से 1573 ईस्वी में ओरछा के राजा मधुकर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1569 ईस्वी में 1573 में मैंने बताया आपको कि ओरछा के राजा मधुकर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी तरह से 1569 ईस्वी में कालिंजर भी जो है वो अकबर के अधीन हो गया। तो सबसे इन राज्यों में जो दूसरी श्रेणी के राज्य थे, दूसरी श्रेणी के राज्यों में जिन्होंने सबसे अधिक संघर्ष अकबर के सामने प्रस्तुत किया तो वो हाड़ा राजा थे, बूंदी के हाड़ा राजा थे। 1569 ईस्वी में रणथंभौर अभियान के समय राजा सुरजन हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु उसने कुछ शर्तों के साथ ये अधीनता स्वीकार की। उसने अकबर के सामने कुछ शर्तें रखी। जैसे पहली शर्त थी कि मुग़ल हरम में बूंदी से डोला नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि उन लोगों को जजिया कर से छूट मिलेगी। इसी तरह से तीसरी शर्त उसने ये रखी कि दीवाने आम में उन्हें हथियार के साथ आने की इजाज़त होगी, छूट होगी। चौथी शर्त उसने ये रखी कि उनके घोड़े नहीं दागे जाएंगे। इसके अलावा पांचवी शर्त उनकी ये थी कि उन्हें शहर की सड़कों पर नक्कारे बजाने की छूट होगी। तो अकबर ने सहर्ष उनकी इन मांगों को या इन शर्तों को स्वीकार कर लिया और बूंदी पर भी उसका अधिकार हो गया। तो यह अकबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम था। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाला जो राज्य था वो मेवाड़ था और अकबर का राजपूताने पर प्रभुत्व काफ़ी हद तक बढ़ गया था, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। बूंदी के राजा जो थे वो जो हाड़ा वंश के राजा जो थे वो राजपूताने के बहुत ही ताकतवर शासकों में माने जाते थे, और जब उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली तो इसका बड़ा असर पड़ा। हम देखते हैं कि बूंदी का जो किला था, वहाँ का जो दुर्ग था वो अभेद्य था। वहाँ के राजपूताने के सबसे मजबूत दुर्गों में से उसको गिना जाता था, किंतु अकबर के अनेक प्रयासों के बावजूद भी मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने के सारे प्रयास इस दिशा में विफल रहे। चित्तौड़गढ़ का अभेद्य दुर्ग और मेवाड़ का महत्वपूर्ण राज्य आरंभ से ही अकबर की आंखों में खटक रहे थे। अकबर ने चित्तौड़ पर सबसे पहले आक्रमण किया था उसने, और कहते हैं कि चित्तौड़ पे आक्रमण करते समय 1567 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, और चित्तौड़ पे आक्रमण करने के बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पे चित्तौड़ का जो दुर्ग था, हालांकि वो बहुत ही मजबूत दुर्ग था और उसकी रक्षा जो है वो एक राठौर राजपूत कर रहा था, लेकिन चित्तौड़ पे आक्रमण करने के बाद वहाँ से हम ये देखते हैं कि जयमल उस दुर्ग की रक्षा नहीं कर पाया और चित्तौड़ जो है वो राजपूतों के या मुग़लों के अधीन हो गया। नतीजा ये हुआ कि इसका परिणाम ये निकला कि चित्तौड़ निकलने के बाद हम ये देखते हैं कि जो बहुत सारे राजपूत राजा थे जो है उनके अंदर एक भय सा व्याप्त हो गया और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जैसे चित्तौड़ की विजय के बाद ही उसने जो है वो नागौर में सभा बुलाई थी। तो लेकिन चित्तौड़ निकलने के बाद भी जो मेवाड़ के राजपूत से वो हतोत्साहित नहीं हुए, और राणा उदय सिंह के बाद
जब मेवाड़ के शासक उस समय चित्तौड़ पे जब आक्रमण हुआ था तो उस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। उदय सिंह के बाद जब 1572 ईस्वी में राणा प्रताप गद्दी पे बैठे तो उन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बना करके नए सिरे से अकबर के विरुद्ध सैन्य संचालन प्रारंभ किया। महाराणा प्रताप और अकबर का जो संघर्ष था वो मध्यकालीन इतिहास के भीषणतम संघर्षों में से एक माना जाता है। अकबर ने आरंभ में राणा प्रताप से बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से अधीनता मनवानी चाहिए और इसके लिए उसने कई लोगों को एक एक करके भेजा। जैसे उसने 1572 ईस्वी में जलाल खां को राणा के पास भेजा। जलाल खां बहुत ही चतुर व्यक्ति था, बातचीत करने में बड़ा वाक्पटु था और बड़ा अनुभवी सरदार था, किंतु राणा के साथ उसकी वार्ता असफल रही। उसके बाद एक साल बाद 1573 ईस्वी में राजा मान सिंह भेजे गए, लेकिन वो भी राणा प्रताप को अपने निश्चय से डिगा नहीं पाए। अकबर ने अंत में राजा टोडरमल की भी सेवाएं ली, किंतु वह भी निष्फल ही साबित हुए, यानी वो भी जो है राणा प्रताप को मना नहीं पाए अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो इसलिए अब अकबर ने यह निश्चित कर लिया था कि राणा प्रताप से युद्ध के सिवा और कोई चारा नहीं है। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारियां की और अंत में 18 जून 1576 ईस्वी को राणा प्रताप और मुगल सेनाओं के मध्य संघर्ष हुआ। इस हल्दी घाटी के युद्ध की गणना राजपूताने के सबसे भीषण या भीषणतम संघर्षों में की जाती है, जिसमें दोनों पक्षों की सैन्य शक्ति कितनी थी यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन निश्चित रूप से राणा प्रताप की जो सेना थी वो मुग़लों की सेना की तुलना में काफ़ी कम थी, और लेकिन फिर भी उन्होंने मुग़लों के छक्के छुड़ा दिए। और यहाँ पर जो है वो जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तो इस युद्ध के दौरान राणा प्रताप बहुत बहादुरी से लड़े, उन्होंने बहुत वीरता दिखाई, उनके राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े और राणा प्रताप जो था वो शत्रुओं में चारों तरफ से घिर गए थे। ऐसे समय में उनके वीर झाला सरदार ने राणा का छत्र धारण कर लिया, जिससे कि राणा युद्ध भूमि से बच करके निकल सके और उनके प्राण बच गए। हालांकि झाला सरदार जो है उसके ऊपर मुग़ल सैनिक टूट पड़े और वो वीरगति को प्राप्त हुआ। तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजय झेलनी पड़ी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप की शक्ति क्षीण हो गई, काफ़ी कम हो गई। उन्हें अरावली के पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी, किंतु इससे भी राणा प्रताप के उत्साह में कमी नहीं आई और वो अंत तक अकबर से टक्कर लेते रहे। अकबर ने अप्रैल 1578 तथा दिसंबर 1578 में दो सेनाएं राणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजी। ये सेनाएं जो हैं शाहबाज खां की अधीनता में भेजी गईं। इनको थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। न तो वो राणा प्रताप को कैद कर पाए और न ही उन्हें मौत के घाट उतार पाए। तो राणा की सैन्य पद्धति में भी अब अंतर आ गया था। अब वो आमने सामने की लड़ाई से बचते थे और उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपना ली थी, और तो इस तरह से जो है अचानक से हमले करते थे। तो इस तरह से अकबर और राणा प्रताप के बीच में 1585 ईस्वी तक छुटपुट संघर्ष होता रहा, किंतु कोई वास्तविक परिणाम सामने नहीं आया। तो 1585 ईस्वी के बाद अकबर जो था वो अपने साम्राज्य के अन्य भागों में व्यस्त हो गया, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में संघर्ष चल रहा था। अकबर जो है वो गुजरात विजय उसने कर ली थी। उसके बाद दक्षिण की ओर भी उसका ध्यान था, दक्षिण भारत पर भी जो है वो अभियान कर रहा था। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो अकबर जो था वो बहुत
व्यस्त हो गया था साम्राज्य के दूसरे भागों में, तो इसलिए वो राजपूताना की तरफ या मेवाड़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। इस विषय में राणा प्रताप की प्रशंसा करनी चाहिए कि 1597 ईस्वी तक उन्होंने अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके और वे भारत के उन महान शूरवीरों में से थे जिन्होंने कभी शत्रु को अपनी पीठ नहीं दिखाई। कुछ इतिहासकार जो है वो राणा प्रताप और अकबर के संघर्ष को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते हैं, उसे हिंदुत्व और इस्लाम का संघर्ष बताते हैं। किंतु डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में इस विषय पर चर्चा की है और उनका ये कहना है कि युद्ध में संवेदनाओं को स्थान नहीं दिया जाता है। अगर मेवाड़ में राणा प्रताप के स्थान पर कोई मुस्लिम शासक होता, मुसलमान शासक होता, तो भी अकबर उसके ऊपर आक्रमण करता, क्योंकि वो एक विस्तारवादी नीति उसने अपनाई हुई थी और जो भी राज्य उसकी अधीनता न स्वीकार करते तो उनके ऊपर अवश्य वह आक्रमण करता। तो अगर मेवाड़ पे किसी मुसलमान शासक का शासन होता तो भी अकबर ने उसके साथ वही व्यवहार किया होता जो उसने राणा प्रताप के साथ किया। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में जो इतना लंबा संघर्ष चला, इस लंबे संघर्ष के औचित्य के बारे में भी इतिहासकारों में विवाद है, मतभेद है। अब जैसे कर्नल टॉड, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी है, उन्होंने राणा प्रताप के शौर्य की काफ़ी प्रशंसा की है और उन्होंने ये लिखा है कि राणा का दुर्दम्य साहस प्रशंसनीय है कि उन्होंने अपने राज्य को तुर्कों के हाथ नहीं पड़ने दिया। किंतु वहीं डॉक्टर जी.एन. शर्मा ने, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ लिखा है, तो डॉक्टर जी.एन. शर्मा ने इस बात को उचित नहीं ठहराया है। उनका यह कहना है कि यदि राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली होती तो उनका राज्य युद्ध की विभीषिका से बच जाता। तो ऐसी विवादास्पद दशा में एक निष्पक्ष राय कायम करने के लिए हमें सर्वप्रथम तत्कालीन परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा। राजपूत अपने स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध थे, अपने स्वाभिमान के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते थे हमेशा। अगर हम इस संघर्ष को आधुनिक दृष्टि से देखें तब राणा प्रताप दोषी हैं, लेकिन अगर हम किसी मध्य युग के व्यक्ति के कृतित्व की आधुनिक दृष्टि से परीक्षा करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए हम राणा प्रताप को दोषी नहीं ठहरा सकते। राणा प्रताप ने वही किया जो उनके समय में राजपूतों में जो परंपराएं थी, उन परंपराओं का ही उन्होंने पालन किया। उन्होंने अपनी आन बान शान के साथ कोई समझौता नहीं किया, अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया और अंत तक वो अकबर के सामने डटे रहे, युद्ध करते रहे। अंत में हम यह कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप भारतीय शौर्य की प्रतिमूर्ति थे और उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित है। जहाँ तक राजपूत नीति के परिणामों का प्रश्न उठता है तो अकबर की राजपूत नीति निश्चित रूप से सफल रही और उसके जो उद्देश्य थे जिनकी हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, तो अकबर के उद्देश्यों की पूर्ति हुई। अकबर को एक अखिल भारतीय शासक बनाने में राजपूतों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और अकबर की जो अपने दरबार में जो शक्ति संतुलन की समस्या थी वो भी समाप्त हो गई। राजपूताना, जैसे हमने बताया था कि दक्षिण का वो द्वार था, तो दक्षिण के विजय में भी जो है अकबर को काफ़ी मदद मिली और जो एक तरह से एक नए युग की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत के दौरान हम ये देखते हैं कि जो एक तरह का वैमनस्य
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में व्याप्त हो गया था। जो हिंदू जनता जो थी वो काफ़ी भयाक्रांत रहा करती थी। तो अब हम ये देखते हैं कि अकबर की ने एक सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाई, एक पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन जो है अपनाई। उसने राजपूत राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया, उनके साथ अच्छा सलूक किया, उनका सदैव सम्मान किया। तो इन सब के कारण हम ये देखते हैं कि एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, यानी कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति, एक मिश्रित संस्कृति, या हम कह सकते हैं कि एक समन्वित संस्कृति का उदय हुआ, जो कि आगे चल कर के हम देखते हैं कि काफ़ी समय तक मुग़ल साम्राज्य में इसी संस्कृति का पालन किया गया। इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की दूसरे शासकों ने भी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो हिंदुओं और मुसलमानों में आपस में ईर्ष्या और द्वेष वगैरह की भावना थी, उनका भी अंत हुआ, काफ़ी इनमें कमी आ गई। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अकबर की जो राजपूत नीति थी, जैसे मैंने पहले बताया कि वह उसकी एक व्यवहारिक आवश्यकता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको इसमें सफलता मिली। तो मित्रों, मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको अकबर की राजपूत नीति के विषय में बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें इस पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।